गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल की नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है कि न्यूट्रिशन है क्या। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन पहले तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द न्यूट्रिएंट्स, जो किससे डील करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट्स क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है, एंड हाउ दे वर्क इन आवर बॉडी। मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें अपने डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, इसमें अपने स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स टर्म। तो न्यूट्रिशन अपने को क्या समझ आया, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर अपने डील करते हैं न्यूट्रिएंट्स में। इसके अलावा इसके अनदर डेफिनेशन हो सकते हैं, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। एक ये बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को यूज करता है अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इसके अंदर जैसे कोई भी खाना खाता है तो इंजेक्शन, फिर उस फूड का ऑब्जॉर्प्शन होता है, देन उसका मेटाबॉलिज्म, फिर उससे कुछ बनता है, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म, एंड इसके बाद लास्ट में वो एक्सक्रीट हो जाता है फूड। द साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ दिस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल साइंस। तो यहाँ पे अपनी ये डेफिनेशंस होगी, समझ आ गई होगी डेफिनेशंस आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने, हेल्थ क्या है, व्हाट इज अ हेल्थ। अकॉर्डिंग टू द WHO, हेल्थ क्या है, एक स्टेट है, हमारी एक अवस्था है ऑफ वेलबींग, कंप्लीट मेंटल फिजिकल सोशल वेलबींग। कंप्लीट मतलब यहाँ पे अपनी फिजिकल हेल्थ भी आ जाएगी, मेंटल हेल्थ भी आ जाएगी, सोशल हेल्थ भी आ जाएगी। नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मिटी, मतलब डिजीज का ना होना या फिर कोई भी इन्फॉर्मिटी का ना होना, मतलब कोई भी बॉडी के अंदर गड़बड़ का ना होना, या गड़बड़ हो जाए तो उसको इन्फॉर्मिटी बोलते हैं बॉडी के अंदर। तो इन चीज का सिर्फ ना होना ही हेल्थ होना नहीं है, बल्कि जब आप फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी और सोशली भी, तब उसको अपने कंप्लीट हेल्थ बोल सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद फूड क्या है, फूड, व्हाट इज अ फूड। फूड क्या है, फूड इज एनीथिंग दैट कैन बी ईट और ड्रिंक, जिसको हम खा सकते हैं और पी सकते हैं। फूड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता हो। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड को तीन बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ओरिजिन के बेस पे अगर मैं देखूं तो फूड दो टाइप्स के होते हैं, पहला है वेजिटेरियन, दूसरा है नॉन वेजिटेरियन। यानी कि फूड अगर हमें प्लांट से मिला है तो उसको हम वेजिटेरियन फूड बोलेंगे, अगर हमें वो एनिमल से मिला है तो उसको हम नॉन वेजिटेरियन फूड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है फंक्शन के बेस पे, फूड हमारी बॉडी में कर क्या रहा है उसके बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो फूड हमें ज़्यादातर एनर्जी दे रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी को बना रहा है तो प्रोटीन है वो, और बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना और प्रोटेक्शन करना वो काम किसका है, फैट का है। नेक्स्ट आता है कि वो फूड का केमिकल नेचर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरह का फूड हो सकता है। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट आ गए, इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स विटामिन वाले सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट अपने टॉपिक को डिस्कशन करते हैं इम्पोर्टेंस। क्या डिस्कशन करते हैं अपने इम्पोर्टेंस के बारे में, कि इम्पोर्टेंस क्या है, किसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो न्यूट्रिशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, नर्सिंग के अंदर न्यूट्रिशन की क्या इम्पोर्टेंस है वो देखने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या करता है, हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है।
कैसे प्रमोट करता है? हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव। हमारी हेल्थ पे कंट्रोल होना, उसको इम्प्रूव करना है ना। न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अपने क्या कर सकते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करोगे तो उससे बच्चे हेल्थी होंगे। इसके अलावा लो कॉस्ट विनिंग, मतलब जो अल्टरनेटिव उनको डाइट बता के जो कि कम कॉस्ट की हो, तो उससे भी क्या हो सकता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। इसके अलावा इम्प्रूव द फैमिली डाइट। अगर अपने फैमिली डाइट को इम्प्रूव कर दें तो उससे भी क्या हो सकता है, अगर अपने फैमिली डाइट को इम्प्रूव करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अपने क्या कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा उनको चीप एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में बता के, गाइड करके, उन पे अगर अपने ये गाइड करेंगे तो भी, और इसके अलावा कुकिंग के मेथड्स उनको समझा के कैसे फूड को प्रिजर्व करना है, वो सारे तरीके बता के अपने हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। देन आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? वाइल गाइडिंग, जब भी हम किसी पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं तो नर्स शुड मेक श्योर दैट चाइल्ड, जो उसका बच्चे की डाइट है, मस्ट कंटेन द बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। कि बच्चे की डाइट के अंदर बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स होने चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट्स में, जिसमें उस बच्चे को मिल्क, चीज, एग, फ्रेश फ्रूट्स जहां तक पॉसिबल हो सके वो प्रोवाइड करने चाहिए। इसके अलावा नर्स उनको गाइड कर सकती है अदर फूड फोर्टिफिकेशन टू सप्लीमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, यानी कि बच्चा अगर न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट नहीं ले रहा तो उसको अल्टरनेट बता सकती है। इसके अलावा बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस अगर वो फॉलो करेगा तो उससे उसको बच्चे को विटामिन ए डेफिशिएंसी रिलेटेड जो डिजीज होती है वो नहीं होगी, और साथ में इम्यूनिटी भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। हम न्यूट्रिशन से होने वाली, न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ द न्यूट्रिशनल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड इन द कम्युनिटी बाय नर्सिंग एफर्ट। बहुत सारी, जैसे कि प्री मैच्योर डिलीवरीज, की डिलीवरीज जो है वो प्री मैच्योर बेबी डिलीवर हो जाते हैं, तो उनका जो बेबी का बर्थ वेट होगा वो लो होगा। साथ में अबॉर्शन की जो प्रॉब्लम्स है, कैंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, स्टिल बर्थ का मतलब बच्चा होते ही मरा हुआ पैदा होता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्रूविंग द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन। यानी कि अगर हम प्रेग्नेंट वीमेन की डाइट को इम्प्रूव कर दें, क्या कर दें, इम्प्रूव कर दें, तो ये सारी प्रॉब्लम को अपने होने से बचा सकते हैं। इसी के लिए सरकार ने बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स क्या कर रखे हैं, शुरू किए हुए हैं। नर्स और अदर जो कम्युनिटी के वर्कर्स है वो अगर अवेयरनेस प्रोवाइड करें, लोगों को इन प्रोग्राम्स के बारे में बताए, तो उनसे ये जो प्रॉब्लम है वो हेल्प हो सकती है। दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ प्रोटीनर्जी, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, थायराइड, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, जीरोथैल्मिया, यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि जितना अगर अपने हेल्थ को प्रमोट करना चाहे तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिशन से अर्ली डायग्नोस और ट्रीटमेंट अपने कर पाएंगे, क्योंकि नर्स ही होती है जो हेल्थ केयर सेक्टर में फैमिली के साथ, डॉक्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो वो माल नरिश पीपल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। नंबर ऑफ द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। अब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स क्या होती है, जैसे कि बच्चे का वेट कितना है, हाइट कितनी है, आर्म सर्कमफ्रांस, हेड सर्कमफ्रांस क्या है, इससे अपने वो बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हो जाता है, पता चल जाता है, तो उससे अपने उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल हॉस्पिटल डाइट विच प्रोवाइड अ पेशेंट विद एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इंटेंट फॉर पेशेंट हुज कंडीशन इज नॉट रिक्वायर अ थेरेपेटिक डाइट। दिस रेगुलर डाइट में बी मॉडिफाइड विद रिगार्ड ऑफ, यानी कि रेगुलर डाइट को मॉडिफाइड किया जा सकता है कि उसको सेलेक्ट करके उसको कैसे बनाया जाए। और कंसिस्टेंसी ऑफ द पीपल हु कैन नॉट टॉलरेट अ रेगुलर डाइट, यानी कि जो रेगुलर डाइट नहीं ले पा रहा
दीज मॉडिफिकेशन आर लिक्विड, इनके अंदर अपने लिक्विड डाइट को इंक्लूड कर सकते हैं, सॉफ्ट डाइट को, सेमी सॉलिड डाइट को। नर्सिस को पता होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर जो मॉडिफिकेशन अपने डाइट में करते हैं, क्योंकि वो ही प्रिपेयर करेगी और उसको पेशेंट को न्यूट्रिशनल नीड को एडमिनिस्ट्रेट करेगी। ये उस पे किस पे डिपेंड करेगा मॉडिफिकेशन, उसकी डिजीज कंडीशन क्या है, उस पर्सन की एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका रीजन क्या है, कस्टम्स, उसके फूड हैबिट्स क्या है, इस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट फॉर द पेशेंट। फॉर एवरीवन ईटिंग फूड इज एन एंजॉयमेंट, हर किसी के लिए खाना मजे वाली चीज है। व्हेन द पर्सन इज सिक, जब वो बीमार हो जाता है तो खाना ही उसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है न्यूट्रिशन के अंदर कि वो उस एरिया को एनालाइज करे, पेशेंट को असिस्ट करे, उसको समझे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझे इन प्रिपेयरिंग एंड एक्सेप्टिंग थेरेपेटिक डाइट्स, कि पेशेंट को साल्ट फ्री खाना पसंद है। नेक्स्ट आता है असिस्टिंग द पेशेंट टू ऑब्टेन नरिशमेंट आइदर थ्रू द फीडिंग और थ्रू असिस्टिंग हेल्पलेस पेशेंट इन ईटिंग। पेशेंट अगर खाना नहीं खा पा रहा तो उसको ट्यूब फीडिंग देना या फिर पेशेंट को हाथ से खाना खिलाना, उसमें उसकी हेल्प करना। फॉर मोटिवेटिंग द पेशेंट टू ईट द थेरेपेटिक environment, nurses must know participation of meal therapy, different type of therapeutic diet of the patient with different disease, because therapy is a part of treatment. Next आता है health education and counseling. Community health nurses are often for connecting link between community resident and healthcare system because they are frequent and extend. इसमें क्या है, लोगों को काउंसिल करना है, उनको हेल्थ एजुकेशन देनी है, उससे भी क्या होता है, हम उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारे हो गए अपना इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की नर्सिंग। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग, हमारे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे खाने पाने को अफेक्ट करते हैं हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को। सबसे पहला फैक्टर आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द मेन फैक्टर जो हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे इसका मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इन वॉलेंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम क्या है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपने बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जनरली determination of BMR is still use 1 calorie per kilogram per hour, मतलब 1 किलो कैलोरी चाहिए पर किलोग्राम वेट के अकॉर्डिंग पर आवर। वेट ऑफ द पर्सन, यानी वेट पे भी डिपेंड करेगी, फैक्ट फूड हम कितना खा रहे हैं वो वेट पे भी डिपेंड करेगा। टोटल मेटाबॉलिज्म इंक्लूड वर्क डन इन मूविंग वंस ओन वेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि हम अपने पेट को तो छोड़ के जा नहीं सकते, कहीं में साथ में लेके जाएंगे, तो जितना ज़्यादा इंडिविजुअल भारी होगा उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है एज। एज क्या है? एज पे कैसे, सिंपल सी बात है, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। एल्डोसेंस को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए एडल्ट से, तो इसी के अकॉर्डिंग जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हमारा बीएमआर कम होता जा रहा है और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी कम होती जाती है। नेक्स्ट आता है सेक्स। सेक्स ऑल्सो मे वेरिएशन इन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये हमारे जेंडर पे भी डिपेंड करता है। जनरली बात करें तो वीमेन्स इज 6 to 10% लोअर देन द मैन, यानी कि जो वीमेन्स होती हैं उनको लगभग 6 से 10% के अराउंड उनका बीएमआर लो होने के कारण उनको कम फूड की रिक्वायरमेंट होती है। देन आता है क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। हम चारों तरफ जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग हम फूड लेते हैं। पुअर एनवायरनमेंट may lead to infections, especially in children. इन्फेक्शन एंड हॉट टेम्परेचर बोथ इंक्रीजेस बीएमआर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और इन्फेक्शन बढ़ेगा हमारा बीएमआर भी बढ़ता है, जिसके कारण हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती है। ओवर बॉडी मस्ट हैव द सफिशिएंट फूड टू मेक अप फॉर बॉडी लॉस, हीट लॉस।
हमारी बॉडी को सफिशिएंट फूड भी चाहिए। फूड, द अमाउंट ऑफ द हीट लॉस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द वर्क डन एंड टेम्परेचर। The amount of the heat loss depend upon the amount of work done and temperature. This is the reason that the person living in the tropical climates BMR is 10% less than those living in the temperate zone. मतलब जो पर्सन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहता है उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, BMR is about 10% less than, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले पर्सन का BMR 10% कम होगा। वही क्लाइमेट की बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी, तो जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा उसका BMR उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा BMR होगा उतना ज्यादा उसको फूड लगेगा। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चीजें पसंद करते हैं, क्या चीजें नहीं करते हैं, जनरली ये भी हमारी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है। फैमिली इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फूड हैबिट और लाइफस्टाइल के अंदर, क्योंकि जैसे हमारी फैमिली खाना खाती है वैसे ही हम खाते हैं। उसी पे डिपेंड करता है हम मोटे होंगे, डायबिटिक होंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होंगे। सो न्यूट्रिशन की एजुकेशन देना नर्स के लिए बहुत जरूरी है। छोटे छोटे अगर हम मॉडिफिकेशन करें लाइफस्टाइल्स में, डाइटरी हैबिट्स में, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फूड फैट्स। पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स, ये भी है, हर पर्सन के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक हैं। किसी को कुछ फूड खाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है। इसके अलावा रिलीजियस फैक्टर्स आ जाते हैं। रिलीजियस फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हिंदू जो होते हैं वो कभी बीफ नहीं खाते, और मुस्लिम्स पॉर्क। सम ऑर्थोडॉक्स हिंदूज डू नॉट ईट सर्टेन वेजिटेबल। कुछ जो हिंदू होते हैं वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। नॉट इवन बाय जैनीज एंड ब्रह्म कुमारी, मतलब जो जैन और ब्रह्म कुमारी लोग होते हैं वो भी प्याज और गार्लिक नहीं खाते। वेजिटेरियन इज गिवन अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द हिंदू सोसाइटी। These food habits are also food taboos and have a religious sensation from early days. हर रिलीजन्स के अकॉर्डिंग भी हमारा फूड क्या होता है, फैक्टर अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, अब फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर लिखा देयर इज अ इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड इन सर्टेन, मतलब बॉडी की कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा BMR बढ़ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि वीमेंस की बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर उनको 300 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट डेली बढ़ जाती है। लैक्टेशन में 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा उनको चाहिए होती है। तो इसीलिए उनकी जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कोई फैमिली रिच है, कोई फैमिली पुअर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी फूड हम चूज करते हैं। इसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो कल्चर फैक्टर इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हैव एंगेज्ड इन अटेंशन ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। एवरी कल्चर इज ओन कस्टम एंड बिलीव। हर एक कल्चर के अपने कस्टम्स एंड बिलीव्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो न्यूट्रिशन अपनी डाइट को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है माल न्यूट्रिशन। क्या होता है माल न्यूट्रिशन? माल का मतलब यहाँ पे है एबनॉर्मल या फिर कुछ डेफिशिएंट है। न्यूट्रिशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं माल न्यूट्रिशन को, कि एक पैथोलॉजिकल स्टेट है। माल न्यूट्रिशन क्या है, हमारी एक बीमारी की स्टेज है रिजल्टिंग फ्रॉम, किसके कारण रिजल्ट होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, मतलब कंपेयर करके या फिर बिल्कुल ही डेफिशिएंसी और एक्सेस। या तो कुछ चीज घट जाएगी या कोई चीज बढ़ जाएगी ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। मान लो जैसे कि कैल्शियम है, अगर कैल्शियम बढ़ जाए बॉडी के अंदर या फिर कैल्शियम घट जाए बॉडी के अंदर, तो दोनों की कंडीशन को अपने माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब अंडर न्यूट्रिशन का मतलब तो ये कंडीशन है, कमी होना, और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब ये है, मतलब कुछ चीज बढ़ जाना, ये होता है माल न्यूट्रिशन। अब अंडर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन सेम लिख सकते हो कि ये भी एक पैथोलॉजिकल स्टेट है जो रिजल्ट होती है
रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी लिखोगे। यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन में क्या आएगा, डेफिशिएंसी आएगी, एक या ज्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। ओवर न्यूट्रिशन में वही उसका उल्टा, एक या ज्यादा न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे देखते हैं द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अपने देखें तो मैंने आपको दो कंडीशन भाई माल न्यूट्रिशन से, एक तो अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, अंडर का मतलब कम, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स। इसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आएगा, आयरन डेफिशिएंसी से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, आयोडीन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, लो बर्थ वेट बेबी पैदा होंगे, फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम आएगी, लेथार्जिज्म आएगा। ये किसकी प्रॉब्लम है, ये सब अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे अपने सिर्फ नाम ही देख रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में आगे कभी देखेंगे किसी और वीडियो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ओवर न्यूट्रिशन, कि ओवर न्यूट्रिशन क्या है और ये कैसे प्रॉब्लम बना हुआ है। ओवर न्यूट्रिशन जनरली उन कंट्रीज में नहीं होता जहां पे पहले से ही फूड की कमी है, जहां पे एक्सेस मतलब ये ज्यादातर होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनमें ये मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आजकल तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में भी ये क्या है, कंडीशंस देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या होता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, रिजल्ट फ्रॉम ओवर न्यूट्रिशन। सबसे बड़ा जो ओवर न्यूट्रिशन का कारण होने वाला जो बीमारी है वो है मोटापा। इज अ मोस्ट प्रिवेलेंट इन बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, ये लिखा हुआ है। डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों की आज ये प्रॉब्लम बन चुका है। इट इज द फिफ्थ लीडिंग डिजीज इन अ ग्लोबल डेथ, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी डेथ होती है उसका 5वां सबसे बड़ा कारण मोटापा है, और ये धीरे धीरे मोटापा बढ़ता जा रहा है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सर्वे हुआ था 2007 to 8 इन अ फ्यू स्टेट रिवील्ड दैट द ओबेसिटी इज प्रेवलेंट इन ऑल एज ग्रुप। ऐसे नहीं है ओबेसिटी सिर्फ बड़ों में ही होती है, ज्यादा खान, सभी एज ग्रुप में ओबेसिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। ज्यादातर ये फीमेल्स में प्रॉब्लम आती है मेल के कंपैरिजन में, और अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, वेरी हाई रेट में फैल रही है। ओबेसिटी इज द की रिस्क फैक्टर इन सब अदर क्रोनिक एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ओबेसिटी बीमारी नहीं करती नॉर्मल, इसके कारण क्या होता है, क्रोनिक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि हार्ट डिजीज फैलती है, हार्ट डिजीज बढ़ती जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाएगी पर्सन को, लीवर के प्रॉब्लम आ जाएंगी, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओबेसिटी इज ऑफन मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ बीएमआई। ओबेसिटी का पता हम कहाँ से लगा सकते हैं, किसी पर्सन का अगर हम बीएमआई पता कर लें तो हम बता सकते हैं कि वो पर्सन ओबेज है या नहीं है। ओबेज है या नहीं है ये किससे पता चलता है, हमें बीएमआई से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।